हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने पहले लेक्चर में सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे, इसका अध्ययन किया था। अब हम सोवियत संघ के पतन के क्या क्या परिणाम हुए, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणामों की ही चर्चा करेंगे। चूँकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अर्थात दूसरी दुनिया का पतन हो गया, तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और यह विवाद क्या समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि इस विवाद ने दोनों सेनाओं को काफ़ी उलझाया था, हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया था, पूरे राष्ट्र को 2 सैनिक गुटों में स्थापित किया था। सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति हुई और पूरे विश्व में शांति की स्थापना की एक संभावना की जाने लगी। दूसरा परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप शक्ति समीकरण में बदलाव, अर्थात अब संस्थाओं और विचारों में भी परिवर्तन आया। लोग अब आशा करने लगे कि बची हुई महाशक्ति का ही दबदबा कायम होगा और वही एक ध्रुवीय शक्ति का केंद्र बिंदु होगी, अथवा दूसरी संभावना यह की जाने लगी कि कई राष्ट्र या राष्ट्रों का संघ मिलकर एक शक्ति संबंध स्थापित करेंगे, जिससे पूरे विश्व में बहुध्रुवीय शक्ति का केंद्र स्थापित होगा। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत हुई। शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु अमेरिका बना और इसने पूंजीवादी व्यवस्था को अत्यधिक प्रोत्साहित देकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी प्रणाली में ढाला और पूंजीवादी प्रणाली को ही विकास की सर्वोत्तम प्रणाली सिद्ध किया। चूँकि सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप अनेक राष्ट्र आज़ाद हुए थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ कर्ज लिए। इन विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने कर्ज के बदले इन राष्ट्रों को पूंजीवाद की ओर संक्रमण के आधार पर ही कर्ज दिए, जिससे पूंजीवादी प्रणाली ही अर्थव्यवस्था का निर्धारक प्रणाली साबित हुई। तीसरा परिणाम, चूँकि 1991 में सोवियत प्रणाली का पतन हो गया, इसलिए सोवियत संघ में शामिल सारे देश एक एक अलग होने लगे, जिससे विश्व परिदृश्य पर या विश्व राजनीति पर कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे बाल्टिक देश, पूर्वी एशिया के देश, मध्य एशिया के देश, कजाकिस्तान इत्यादि देशों का जन्म हुआ। चूँकि इन देशों की भौगोलिक स्थिति और मान्यताएं अलग अलग थी, इसलिए इनका एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करने का तरीका भी अलग अलग था। कुछ राष्ट्रों ने सोवियत संघ के रूस से संबंध स्थापित किए, साथ ही पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए, साथ ही अमेरिका और चीन के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अर्थात अब ये राष्ट्र जो है एक दायरे में न रहकर बल्कि कई राष्ट्रों से मिलजुल कर अपने आर्थिक हितों और रुचियों को बढ़ाना चाहते थे। फलस्वरूप कुछ राष्ट्र जो है यूरोपीय यूनियन के मेंबर बने और उत्तर अटलांटिक संधि में शामिल हुए। इस प्रकार सोवियत संघ
के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में कई नए मापदंड उभरे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को जानने के बाद अब हम एक नई थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इस थ्योरी का नाम है शॉक थेरेपी। चूँकि बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप 72 वर्षों के कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का अंत हो गया, तो इसलिए अब हर राज्य अपने विकास के लिए नए मॉडल को अपनाने लगे। यही एक नया मॉडल शॉक थेरेपी है। बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, दोनों शब्द विरोधाभासी हैं। शॉक का अर्थ होता है आघात करना और थेरेपी का अर्थ होता है उपचार करना। इस प्रकार शॉक थेरेपी का अर्थ हुआ आघात पहुंचाकर उपचार करना। चूँकि शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों ने अनेक राष्ट्रों के आर्थिक संसाधनों का खूब दोहन किया, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इनके आर्थिक संसाधनों का शोषण किया और इनकी अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया। तो इन राष्ट्रों में अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मॉडल की ज़रूरत को पैदा किया, ताकि एक नए मॉडल को अपनाकर ये देश अपनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठा सके। इसी के दौर में रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के देश अपने देश की अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करने के लिए पूंजीवादी विचारधारा की ओर संक्रमण करते हैं, और उसी समय विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इन देशों के विकास के लिए एक नया मॉडल तैयार किया जाता है। इसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं, अर्थात विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के देशों के आर्थिक पुनरुत्थान और विकास के लिए जिस नए मॉडल को अपनाया गया था, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। चूँकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन के फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। ये राष्ट्र, चूँकि इनके आर्थिक संसाधनों का काफ़ी दोहन हो चुका था, इसीलिए इन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों के पुनरुत्थान के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सलाह मांगी, और इन्होंने सलाह के बदले पूंजीवादी प्रणाली की ओर संक्रमण का सलाह दिया कि यही प्रणाली जो आपकी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करेगी। इस प्रकार सोवियत संघ से आज़ाद हुए देशों के विकास के लिए जो नया मॉडल अपनाया गया, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। इस मॉडल ने इन देशों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई। इनके पूरे समाजवादी ढांचे को परिवर्तित किए बिना ही इन्होंने एक नया मॉडल इन राष्ट्रों के विकास पर थोपने की कोशिश की लेकिन यह मॉडल इन राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। इसने जनता को उस आनंदलोक में नहीं पहुंचा सका जिस आनंदलोक की इसने कल्पना की थी। चूँकि सोवियत संघ के देश समाजवादी विचारधारा पर आधारित थे, जब तक इनके समाजवादी रूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तब तक कोई नया मॉडल कैसे अपनाया जा सकता था। समाजवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य था राष्ट्र की सभी संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा। इस सिद्धांत ने
सार्वजनिक संपत्ति के सिद्धांत को निजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया और व्यवसायिक एवं व्यापारिक संगठनों को बंद कर दिया। इसने सोवियत संघ के राष्ट्र जो उदित हुए उनका अपने आपसी राष्ट्रों से संबंध और व्यापारिक संबंध स्थापित करने की नीति नहीं अपनाई, बल्कि इस व्यवस्था से निकल कर पूर्वी यूरोप के देशों से संबंध एवं व्यापार स्थापित करने की नीति अपनाई। इनका विचार था कि हम अगर पश्चिमी यूरोप के देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा विकास होगा। इस प्रकार इसने आंतरिक व्यापारिक संबंधों को खत्म करके बाह्य व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया। लेकिन इस नीति के तहत रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था को मटिया मेल कर दिया। इसने पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम हुए। शॉक थेरेपी अपनाने के फलस्वरूप शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम हुए। सबसे पहले अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया। अर्थात शॉक थेरेपी के मॉडल को अपनाने के फलस्वरूप सोवियत संघ के नवोदित एवं स्वतंत्र राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। चूँकि यह मॉडल पूंजीवादी मॉडल पर आधारित था, इसलिए इसने राज आधारित व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। उद्योगों को निजी कंपनियों या निजी लोगों को बेचा गया। हालांकि नागरिकों को भी अधिकार पत्र जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कालाबाजारियों को अपने अधिकार पत्र को बेच दिया क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। फलस्वरूप सारे उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया, उनकी कीमत से कम में बेचा गया। फलस्वरूप पूरे राष्ट्र की आर्थिक ढांचा चरमरा गया, जिससे आर्थिक मंदी आ गई। दूसरा परिणाम आर्थिक ढांचे का निर्माण बाजार की ताकतों द्वारा। चूँकि कोई मॉडल अगर अपनाया जाता तो राज्य का यह अधिकार होता है कि उसके दुष्परिणाम दोनों पर चर्चा करे। लेकिन चूँकि यह मॉडल समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का मॉडल था, इसीलिए इसमें पूरी अर्थव्यवस्था पर निजी स्वामित्व का अधिकार हो गया। फलस्वरूप आर्थिक ढांचे का निर्माण बाजार की शक्तियाँ करने लगी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई और बैंक दिवालिया हो गए और सारे उद्योग धंधों को औने पौने दामों बेच दिया गया, अर्थात उनकी कीमत के हिसाब से उन्हें सही मूल्य पर नहीं बेचा गया। फलस्वरूप इतिहास में इसे सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। इस प्रकार इस मॉडल को अपनाने से रूस के या उसके अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिससे पूरे देश में आर्थिक तबाही का वातावरण व्याप्त हो गया। तीसरा परिणाम रूसी मुद्रा रूबल में उसी समय नाटकीय ढंग से गिरावट आई। फलस्वरूप मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी बैंकों में जो जमा थी वह भी नष्ट हो गई, जिससे अब लोगों में पैसे की भी कमी आ गई। चूँकि समाज कल्याण की व्यवस्था पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए अब खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप रूस और उसके राष्ट्रों को
खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ा और जीडीपी ग्रोथ में भी काफ़ी गिरावट आई। इस प्रकार इस मॉडल को अपनाने के फलस्वरूप इन राष्ट्रों में काफ़ी समस्या आई। चौथा परिणाम समाज कल्याण की व्यवस्था का नष्ट होना। चूँकि सोवियत संघ के राष्ट्र एक समाजवादी प्रणाली पे आधारित थे, लेकिन चूँकि उन्होंने शॉक थेरेपी के मॉडल को अपना लिया, इसलिए समाज कल्याण की व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई। समाज की ओर से या राज्य की ओर से जो गरीब व्यक्तियों को रियायतें दी जाती थी, उन सब को भी बंद कर दिया गया, जिससे गरीब लोग अत्यधिक गरीब होते गए, मध्यम वर्ग हाशिए पे चला गया और बौद्धिक वर्ग या तो नष्ट हो गया या तो देश छोड़ के चला गया। इस प्रकार पूरे राष्ट्र इस नीति के फलस्वरूप पूरे देश में अमीर अत्यधिक अमीर होता गया और गरीब अत्यधिक गरीब होता गया। इसी बीच एक नए वर्ग माफिया वर्ग का उदय होता है, जिसने पूरे आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार शॉक थेरेपी का मॉडल इन राष्ट्रों को उस आनंद लोक में नहीं पहुंचा सका जिसकी इन देश के लोगों ने कल्पना की थी, या जिस आनंद उपभोग की कल्पना की थी वह उसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। फलस्वरूप शॉक थेरेपी का मॉडल इन राष्ट्रों में पूरी तरीके से असफल रहा। हेलो बच्चों, एक मैप मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें सोवियत प्रणाली से आज़ाद हुए राष्ट्रों का एक संगठन है। देखिए बच्चे, कौन कौन से राष्ट्र थे। आप देखिए इधर आइए, पहले पूर्व में देखते हैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। फिर इधर आइए अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, फिर यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रोमानिया इत्यादि। बेटा ये रूसी संघ के राष्ट्र थे, इनके बारे में आपको बता रही हूँ। आप लोग प्रत्येक राष्ट्र को अच्छी तरीके से देखिए, इनके नामों को जानिए। धन्यवाद।